बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। हेलो, वेलकम टू द शो दैट शोज पॉजिटिव पाकिस्तान, यानी बोल का पाकिस्तान, जहां हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस और वो फेस जो आप और मैं देखना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट सेगमेंट, जिसका नाम है शान पाकिस्तान। आज की पहली स्टोरी में मैं आपको मिलवाती हूँ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर से जो टीचर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं और यूथ आइकन भी हैं, जिनका नाम है कासिम अली शाह। तो आइए उनसे मिलते हैं। कासिम अली शाह साहब अपने मसाइल के हल के लिए मसले का हल कैसे तलाश करते हैं, आइए कासिम अली शाह साहब की ज़िंदगी की कहानी आज हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बहुत ख़ास और बहुत मुनफिद इंटरव्यू होने वाला है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मुस्कुराहटें बखेरने का फ़न जानने वाला, अल्फाज का बाजीगर, मुआशरे के लिए नाफे और नाफे के लिए मुहिब, कासिम अली शाह जब बोलता है तो जज्बात का एक तलातुम बर्पा कर देता है। कासिम अली शाह का जो अपडेट वर्जन 2022 है वो क्या है? बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का। मेरा ख्याल है कि अपग्रेडेशन एक कुदरती तौर पे, फितरती तौर पे होती रहती है। उसमें मुताले का भी हाथ है, उसमें तजर्बात मुशाहिदात का भी हाथ है। अल्लाह की करम नवाजी होती है। अल्लाह अपने बंदों से काम लेता है, उन्हें असाइन करता है, उन्हें तौफीक देता है खैर के काम करने की। तो जहाँ मेरी वीडियोस चीज़ें फैली गई थी, मेरा दिल करता है कि फ़िज़िकली पाकिस्तान के कोने कोने, तहसील तहसील में जाकर मैं बात करूँ। और इस साल इंशाल्लाह हमने टारगेट बनाया है कि हम 100 से ज़्यादा तहसीलों में या अज़ला में जाएंगे और यूथ के साथ बातचीत करेंगे। पाकिस्तान का महंगा तरीन मोटिवेशनल स्पीकर, जो कॉरपोरेट ट्रेनर है, जो हर मजमून के ऊपर अपनी मजबूत गिरफ्त रखता है, वो ये ख्याल कैसे आया कि जहाँ मैं सबसे महंगा तरीन काम कर रहा हूँ वहाँ मैं ऐसे मुख्तलिफ इलाकों में जाऊँ? और अफवाह ये भी है कि आप मुफ्त भी काम करते हैं। अच्छा, एक गुजारिश, ये सारी जो बातें आप कह रहे हैं आपने यूट्यूब पे मुख्तलिफ पहले से मौजूद लेक्चर से इकट्ठी की हुई हैं और जो पहले से इंटरव्यूज़ हैं उन्हीं के क्वेश्चन हैं, आप बार बार वही दोहराए जा रहे हैं। अब कहाँ पर महंगा तरीन है, आप कोई मुझे वो बता दीजिए, ईमेल, कोई कोटेशन, कोई जुमला? ये अफवाहों की हैसियत ऐसी है, उनको आप हकीकत तो नहीं ले सकते। तो ये बातें हैं सारी की सारी। मैं तो एक मिशन पे काम कर रहा हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ जो खिदमत सेवा कर सकता हूँ। एक अरसे से पढ़ा रहा हूँ, इतवारों को छुट्टी नहीं करता, दिन रात एक किया हुआ है। सर, इस टाइम हमारी सोसाइटी में मायूसी की सी फ़ज़ा है। यहाँ पर ग्रेजुएट नौजवान, भारी भरकम डिग्रियाँ हैं लोगों के पास, उसके बावजूद भी वो बेरोज़गारी के दलदल में फंस के या तो फिर मर जाते हैं सर, या फिर तजर्बात इकट्ठा करते करते उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। सर, इसका तोड़ क्या है? ये मायूसी, नाउम्मीदी, ये कब इस पर कोई कदम लगेगा? देखिए, बच्चा डिग्री पे भरोसा कर रहा होता है, डिग्री लेने के बाद ना तो वो स्किल्स आती हैं जो मार्केट में चाहिए, ना वो काबिलियत पैदा होती है जिसकी डिमांड है। एक जुमला बोला जाता है, लव योर सेल्फ। ये सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फिशनेस तो एक मनफी चीज़ है, किसी को काट के, किसी को पीछे करके आपने आगे निकलना है। लव योर सेल्फ का मतलब है कि आप खुद कमर बस्ता बांधिए, किताबें पढ़नी शुरू कर दीजिए, आप खुद कमर बस्ता बांधिए, स्किल्स इंप्रूव कर लीजिए, आप खुद मेहनत कीजिए। और वो जो कमियां हैं एजुकेशन सिस्टम में, पता नहीं कब जाके वो इम्प्रूव होंगी। जो आप कर सकते हैं खुदारा वो तो कीजिए। लाखों नौजवानों को, लाखों लोगों को आप ज़िंदगी की रोशन राहें दिखाते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि 2022 में जो नौजवान हैं, जब वो लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं, वो अपने आप को किस कदर वो बदलें? 2022 में कौन से कुछ की पॉइंट या कुछ बुलेट्स की ज़रूरत है? देखें, स्किल्स इंप्रूव करें। ये सारा ज़माना ई कॉमर्स का, डिजिटल मीडियम्स का, IT का, आउटसोर्सिंग का, फ्रीलांसिंग का ज़माना शुरू हो चुका है। इसमें अगर आप हिस्ट्री MA, उर्दू MA, पंजाबी करके तरक्की करना चाहते हैं तो नहीं हो सकती। आप मेहरबानी फरमा के आज के ज़माने के मुताबिक देखें कैसी डिग्रीज चाहिए, कैसी नीड्स हैं। और तालीम के निज़ाम में निसाब को अपग्रेड करने की शदीद ज़रूरत है, पढ़ाने वालों को अपग्रेड करने की शदीद ज़रूरत है। तो अगर हम कुछ बेहतरी चाहते हैं तो हमें स्किल्स की तरफ आना पड़ेगा, हमें IT की तरफ आना पड़ेगा, हमें कंप्यूटर साइंस की तरफ आना पड़ेगा।
इस वक्त कासिम अली शाह फाउंडेशन और आपकी जानिब से ज़ोर दिया जा रहा है इस बात के ऊपर कि ई कॉमर्स की तरफ आएँ, ऑनलाइन काम करके पैसे बनाएं। हुकूमत एक जानिब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन करने का सोच रही है, वहाँ एक बड़ा भूचाल है, और दूसरी जानिब आप हैं लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। ये क्या मुस्तकबिल है ई कॉमर्स का, और क्या कहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें अगर नौजवान ई कॉमर्स के हवाले से राग़िब हों तो वो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, ई कॉमर्स या सारा डिजिटल मीडियम्स या ये सोशल मीडिया, ये तो तरक्की हुई है इसमें। इसका सबसे बड़ा सबूत आप सिर्फ सोशल मीडिया की मिसाल लेते हैं। पिछले चंद सालों में आपके सारे एंकर्स के यूट्यूब चैनल बन गए हैं, टॉप एंकर्स के, बल्कि कई चैनल्स तो साथ कमिटमेंट लेने लग पड़े नए एंकर से कि आपने यूट्यूब चैनल नहीं बनाना। तो अब इसका मतलब है पोटेंशियल है तो ये बन रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ई कॉमर्स की मिसाल लीजिएगा, आप किसी ब्रांड को उठा के देख लीजिए, उसकी दुकान पे इतनी सेल नहीं है जितनी ई कॉमर्स पे सेल है। उसकी ऐप्स पे सेल है, उसकी वेबसाइट पे सेल है, उसके फेसबुक पेज पे सेल है। हमने कभी सोचा नहीं था कि आप एक डिजिटल पेज बनाएंगे, डिजिटल शॉप बनाएंगे, उस पर अपने प्रोडक्ट्स को रखेंगे और चीज़ें बिकेंगी। दराज की मिसाल ले लीजिए, अमेज़ॉन की मिसाल, अली बाबा की मिसाल ले लीजिए। ये सारी की सारी एक नई दुनिया आ चुकी है। अनकरीब ये फेस्टिवल्स जो होते हैं, एग्जीबिशंस जो लगती हैं, ऑनलाइन लगे करें, अभी भी लगना शुरू होगी, पाकिस्तान में भी लगा करेंगे। फिजिकल शायद एक्सपो सेंटर की ज़रूरत नहीं होगी। ये इतना तेज़ी के साथ ये जारी है कि टेक्नोलॉजी के लोग कहते हैं कि जो 100 साल है वो एक तरफ, 200 साल एक तरफ, 1000 साल, 1000 साल जो पुराने थे उसको 1 साल के बराबर कह दिए। आज का 1 साल वो 1000 साल के बराबर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़रिए तब्दीली बहुत ज़्यादा आ रही है। आपकी नसीहत बहुत कमाल होती है। मुझ समेत देखने वालों को कोई नसीहत, कोई ख़ास बात आप तोहफ़ा करना चाहेंगे? मेहनत करें जी, पूरा भरोसा रखें, अल्लाह मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता। अल्लाह ने आज तक किसी की मेहनत और मोहब्बत उसको ज़ाया नहीं किया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थ, सेफ्टी और मेडिकल में मॉडर्नाइजेशन आजकल हर मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। आज मैं आपको एक ऐसे 24 साल लड़के से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने मेडिकल में एक और सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया है। अब वो क्या है, चल के देखते हैं। मैं आज मौजूद हूँ एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर के साथ। यंगेस्ट इन अ सेंस के मेडिकल फील्ड में आई डोंट बिलीव कि किसी ने शायद इतनी अच्छी चीज़ की होगी जो इस शख्स ने कर ली है ऑलरेडी। ही इज़ 25 माशाल्लाह। और अभी आपकी मैं उनसे बात कराता हूँ एंड विल गेट टू नो मैनी मोर थिंग्स अबाउट sehed.pk। sehed.pk मैंने नाम इसलिए बता दिया ताकि आप रुकें और इस बात को सुने, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनका नाम खुद ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो रदीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स रबीत। मेरा नाम प्रोनाउंसिएशन करना इज शायद मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड। माय नेम इज RABEET रबीत एंड योर नेम इज मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ साहब। पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू टू द बोल्ड TV एंड बोल्ड नेटवर्क जिन्होंने आज ये सेशन अरेंज करवाया और जिन्होंने मुझे चांस दिया कि अपने आइडियाज़ को मैं एक्सप्रेस कर सकूँ। यार आई एम थैंकफुल टू यू एज वेल बिकॉज आपने अपनी इतने मसरूफियात में से टाइम निकाला। इन्होंने ये पूरा हमारे लिए क्लिनिक, अपना रूम खाली करवाया। व्हाट इज sehed.pk? sehed.pk क्या है? बेसिकली sehed.pk का जो मेन प्राइमरी जो फंक्शन है वो ये है कि आपको जितनी भी मेडिकल सर्विसेज है वो आपके कंफर्ट जोन, मतलब आपके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो मोबिलाइज नहीं कर सकता, मतलब फॉर एग्जांपल उसको फालिज का अटैक आया या उसकी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, जिसको मूव नहीं कर सकते, या वो लोग जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, जो 16 फ्लोर की बिल्डिंग है या 20th फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें लिफ्ट नहीं है, एलिवेटर्स नहीं है, उनको ले जाना आना बहुत मुश्किल होता है, रिस्की होता है। तो उन पेशेंट्स को हम घर पे तमाम मेडिकल सर्विसेज उनके घर पे ही प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उनको मोबिलाइज नहीं करना पड़े पेशेंट्स को, जो कि बड़ा रिस्की होता है। अगर एक पेशेंट को फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्चर है, अल्लाह ना अगर उसको लेके आ रहे हैं 16 फ्लोर से उतार रहे हैं, चांसेस है कि उसको मल्टीपल और फ्रैक्चर नहीं हो जाए। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल। इस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए sehed.pk जो कि अब तमाम हेल्थ केयर सर्विसेज आपको डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वाई sehed.pk? बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ, सो आई थॉट कि मैं शायद ऐसी चीज़ें चूज़ करूँगा जो मेरे लिए बहुत आसान हो और लोगों को ट्रस्ट बहुत जल्दी हो जाए। लाइक फूड डिलीवरी में कर लेता कि यार मेरी अपनी फूड डिलीवरी चेन होती है एक जो हर जगह से फूड्स कलेक्ट करती और जाके सिलेक्टेड जगहों पे ड्रॉप कर देती, और आई गेस मैं पार्सल पिकर ड्रॉप लगा लेता, ये कुछ भी। वाई sehed.pk? मतलब आपके जहन में यही क्यों आया कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जिससे घर बैठे लोगों का इलाज हो सके?
अच्छा, बस शुरू से एक विजन था, एक मकसद था कि इस मुल्क की आवाम के लिए कुछ करना है, हेल्थ केयर सेक्टर में कोई इनोवेशन लेके आना है। जब देखा गया कि बहुत सारे लोग जो, अच्छा पहले तो हमारी कंपनी का जो प्राइमरी गोल है वो है अच्छी सेहत, और इसका नाम सेहत रखने का मकसद ये था कि एक पॉजिटिव वाइब है लोगों के दिमाग में। जब भी वो सेहत बोले तो उनके दिमाग में आएगा हेल्दी बंदा, एक अच्छी सेहत हमारे पास। सही है। तो एक ऐसा पर्सोना क्रिएट हो रहा है, गुड वाइब, एक पॉजिटिव वाइब आती है इस नाम के बाद, तभी इसको ये सिलेक्ट किया गया इस नाम को। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इज दिस रीचेबल इन ऑल ओवर पाकिस्तान, और अभी ये कराची में है या कहाँ तक लोग तक आपकी रसाई मुमकिन है आप तक लोग? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी करंटली हम लोग सिर्फ कराची में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। sehed.pk इज ओनली ऑपरेशनल विद इन कराची राइट नाउ। सही है। बट हमारा 2023 तक का ये गोल है, ये विजन है कि वी विल बी पेनिट्रेटिंग ऑल ओवर द पाकिस्तान इंशाल्लाह, जिसमें पंजाब आ जाता है, जिसमें केपी के आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान, उन इलाके में भी जाके हम सर्विसेज देना चाहते हैं जो रिमोट एरियाज है, जहाँ पे बिल्कुल भी रुझान नहीं है इन सब चीज़ों का, वहाँ भी हम सर्विसेज देंगे इंशाल्लाह। ये हमारा टारगेट है। ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक कि आप सक्सेसफुल हुए कराची को पूरा कंप्लीट रीच आउट करने के लिए? माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वी आर स्टिल इन द ग्रोथ स्टेज, क्योंकि कोई भी नया स्टार्टअप होता है, और सबसे बड़ी बात ये अनवांटेड प्रोडक्ट है। बिल्कुल। अनवांटेड प्रोडक्ट किस तरीके से, मेरा कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लोग शौक से नहीं आते, हमारे पास जो लोग आते हैं परेशानी में आते हैं, तो इट टेक्स टाइम एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और इसमें आपको पेशेंट्स का ट्रस्ट गेन करना होता है, सबसे बड़ी बात। एग्जैक्टली। तो आई थिंक सो कि मुझे मजीद 6 महीने लगेंगे एक ब्रेक इवन पॉइंट तक आने के लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टोटली फोकस्ड है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। That is our primary goal. कि कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फाइड है तो काम इंशाल्लाह। और पेशेंट का जितना रिकवरी रेट है, पेशेंट रिकवरी रेट पे भी हम बहुत काम करते हैं। अगर एक पेशेंट को हमने आज से डोजेज शुरू की घर पे, फॉर एग्जांपल उसको घर पे ड्रिप लगाना शुरू की, तो हमारी एक कमेटी है क्वालिटी एश्योरेंस की जो जज कर रही होती है, एनालाइज कर रही होती है कि हमने उसको 7 दिन जो डोजेज प्रोवाइड किए, अगर फॉर एग्जाम्पल उसको जख्म था, उसके पाँव में कोई वूंड था, वूंड के लिए 7 दिन अगर इंजेक्शन लगाया, तो हम ये कंपेयर करते हैं कि पोस्ट इंजेक्टेबल मतलब 7 दिन के कोर्स के बाद उसका कोई बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, उसका कोई उसकी रिकवरी हुई नहीं हुई। इस चीज़ की भी कनेक्टेड है उस बंदे की जो स्टाफ है, उसी केपीआई से कनेक्टेड है ये चीज़ें भी, तो उसको इंटीग्रेटेड किया हुआ है ताकि उसकी परफॉर्मेंस को भी हम एवेल्यूएट कर सके, जज कर सके। और वो भी बहुत कॉन्शियस होकर काम करते हैं। जब पेशेंट के घर पे आते हैं उनको पता होता है कि हमारे केपीआई कनेक्टेड है, और अगर वो मेरे घर पे आ रहा है स्टाफ, तो उसको ये डर रहता है कि अगर मैं अच्छी सर्विस नहीं दूंगा, अच्छी कम्युनिकेशन नहीं करूंगा, तो मेरी रेटिंग अच्छी नहीं मिलेगी मुझे, तो मेरा नाम टॉप पे नहीं आएगा। तो इससे क्या विन-विन सिचुएशन है। अच्छा, मतलब आपने इसकी अपनी वेबसाइट पे रेटिंग्स भी बनाई हुई हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई रिव्यू देना है आपके किसी बंदे को लेकर, तो मैं आपकी वेबसाइट पे जाके उसको रिव्यू कर सकता हूं। एग्जैक्टली। हमारे पास बेसिकली एल्गोरिथम इसके पीछे काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर के पीछे। सही है। जो ऑटो उसको टॉप पे लेके आता है जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा होती है। तो स्टाफ की पूरी कोशिश होती है कि हम पेशेंट को 100% सेटिस्फाई करके, एक कंपटीशन टाइप का है इसमें। सही है, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। अगर आप बेसिक सा बताना चाहें कि sehed.pk आपको सर्विसेज क्या क्या दे रहा है? अच्छा, sehed.pk में हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज को हमने सेगमेंट वाइज डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आती है नर्सिंग सर्विसेज। अगर आपको घर पे कोई इंजेक्शन लगवाना है, ड्रिप लगवानी है, आपको 12 आवर्स के लिए स्टाफ चाहिए, आपके घर में कोई बूढ़ा पेशेंट है या एजिड पेशेंट है, उसकी टेक केयर के लिए आपको 24 आवर्स के लिए अटेंडेंट चाहिए, आपको ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने इनफैक्ट कितने सारे कोविड पेशेंट्स को घर पे कोविड स्टाफ को डिप्यूट करके उनको रिकवर्ड किया घर पे बिठा के। उनको घर के कंफर्ट जोन में, उनकी फैमिली की सराउंडिंग में, सबके घर के माहौल में सही किया। ये आ गई नर्सिंग सर्विसेज। इसके बाद हमारे पास आती है डायग्नोस्टिक सर्विसेज। डायग्नोस्टिक में सबसे पहले आता है आपको कोई भी टेस्ट घर पे करवाना है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ, हमारे sehed.pk जो है वो तमाम उन कंट्रीज़ की जो अप्रूव लैब्स है उनके पैनल पे, तो कोई भी टैबलेट्स है जिसको सऊदीया जाना है, उम्रे पे जाने वाले हजरात हैं, वो भी हम हमारे थ्रू टेस्ट करवा सकते हैं सऊदीया लैब की अप्रूव लैब से। अच्छा, डायग्नोस्टिक में हम लोग लेबॉर्ट्री के बाद हम एक्सरे भी प्रोवाइड करते हैं। किसी को घर पे एक्सरे करवाना है, एक्सरे भी घर पे हो जाता है। उसको अल्ट्रासाउंड करवाना है, अल्ट्रासाउंड हो जाता है। इको, ईसीजी, जितनी भी डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं वो घर पे प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आता है कंसल्टेशन हमारे पास। अगर किसी को भी डॉक्टर चेकअप करवाना है घर पे, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक है तो डॉक्टर भी हम घर पे प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपी। हमारे यहाँ पे बड़े बूढ़े अफराद हैं तो फिजियोथेरेपी की मेरे ख्याल से आपकी टीम मेंबर को भी नीड थी फिजियोथेरेपी की, वो मुझसे पूछ रहा था। तो फिजियोथेरेपी की बड़ी नीड पड़ती रहती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारा एक प्राइमरी सर्विसेज है जो मतलब मोस्ट रैपिडली यूज हो रही होती है। बहुत सारे ऐसे एजिड पेशेंट होते हैं उनको उठने बैठने में मसला होता है, घुटने में दर्द होता है, गर्दन में तकलीफ होती है, स्पाइनल पेन होता है, चक्कर आते हैं, तो उनको घर पे हम फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड करते हैं। सही है। इसके बाद आता है हमारे पास टेली क्लिनिक। अगर किसी को साइकोलॉजिकल हीलिंग करवानी है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवानी है, तो वो भी हम टेली क्लिनिक के थ्रू ऑफर करते हैं, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं, और हम लोग अभी विद इन 6 मंथ अपने फार्मेसी का भी मॉड्यूल ऐड कर देंगे, तो अब आपको दवाई लेने भी नहीं जाना पड़ेगा भाई, वो भी घर पे ही मिल जाएगी आपको।
पाकिस्तानी खवातीन हर मैदान में मर्दों की शाना बेशाना नजर आती हैं, लेकिन कुछ मैदान ऐसे होते हैं जिनमें उनका कोई सानी ही नहीं होता। ऐसी ही मिसाल बतूल रियाज से आप लोग की मुलाकात कराती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जुनून की हद तक सजने संवरने का शौक़ रखने वाली बतूल को ख्याल कैसे आया कि बाइक निकालूं और सोलो ही बड़े बड़े सफ़र करूं? सर ये मतलब इतना इसमें मार्का मारने वाली बात नहीं। आप जब बाइक के ऊपर बैठते हो ना, आपको ये ख्याल ऑटोमेटिक ले आ जाता है। कभी ट्राई करके देखिएगा। कितना अरसा हो गया इसी तरह बाइक राइडिंग करते हुए और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हुए? सर 12 साल हो गए मुझे बाइक चलाते हुए, और मेरा ख्याल है तकरीबन 7-1 साल हो गए हैं, मतलब इस तरह टूर वगैरह करते हुए ना। लेकिन ये मेरा ख्याल है कोई 6 माह पहले तक मेरी ये वीडियोस वायरल हुई हैं, उससे पहले नहीं थी। हाँ जी, वायरल वीडियोस और शेर चीतों से मुलाकातें कि किस तरह का माहौल होता है जब एक सिनफ़े आहान मोटरसाइकिल के ऊपर पाकिस्तान की खूबसूरती एक्सप्लोर कर रही हो और रास्ते में मुलाकात हो जाए शेर चीतों से? सर वो तो बस इत्तेफाक था। देखने तो वो बंदर ही गए थे। सुना तो यही था कि मतलब जब भी जाते हैं नथिया गली में मरी में, आपने देखा होगा कि बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो वो जब चीता वहाँ पे देखा, उसके बाद फिर रात का सफ़र कभी भी नहीं किया, ना कभी किसी को कहा है कि भाई रात का सफ़र वहाँ से करो। चीता, बंदर, इस तरह की जब मखलूक आपका स्वागत करे तो फिर जज्बात क्या होते हैं, एहसासात क्या होते हैं? सर सब कुछ सुन और कलमा पढ़ लेते हैं, अम्मी अब्बू को याद कर लेते हैं और बस यही सोचते हैं कि बस ये एंड है। अब तक पाकिस्तान की कौन कौन सी खूबसूरत वादियों को आप एक्सप्लोर कर चुकी हैं? सर नारान का गान, कश्मीर तकरीबन सारा किया हुआ है मैंने। हुंजा सर, खंजराब, बहुत खूबसूरत जगह हैं ये। इनको देख लिया आपने, फिर आप कहेंगे कि बस दुनिया जो है ना, दुनिया की खूबसूरती अल्लाह पाक ने ला के पाकिस्तान में रख छोड़ी है। ऐसा ही है। जन्नत नज़ीर वादियों में जब आप सफ़र के लिए निकलती हैं तो क्या आपको सफ़री मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? नहीं सर, कभी भी नहीं हुआ। बहुत पुरसकून तरीके से जाते हैं हम लोग और बड़े पुरसकून तरीके से वापस आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ियों पे भी जाते हैं, फैमिली के साथ जाएं तो गाड़ियों पे जाना चाहिए, लेकिन जब आप बाइक पे जाते हैं ये एक अलग ही क्रेज़ है, इसका एक अलग ही शशका है। ये बहुत इंजॉय करता है बंदा। वादियाँ खुले में देख सकता है बंदा, उसको महसूस कर सकता है जी। जब आप जन्नत नज़ीर वादियों को देखते हैं और सफ़र जन्नत बारास्ता दोज़ख कर रहे होते हैं, जहाँ एक तरफ गिरे तो हम मिलने वाले नहीं हैं, दूसरी तरफ आपके पास शाहराए कराकरम आपका इंतज़ार कर रही है, तो क्या मतलब वहाँ पे इमोशंस क्या होते हैं और क्या मतलब आप उस लाइव इवेंट को आप किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे? बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप थक नहीं जाती हैं, आपको इतना सफ़र सूट करता है, और बहुत ज़्यादा मतलब बातें भी कभी कभी सुनने को मिलती है। लेकिन आप यकीन करें, जब आप बाइक पे बैठ के यहाँ से वहाँ जाती हैं और आपको वो नज़ारे आपकी आँखों को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं ना, वो एक अलग ही ऐसे जैसे पता नहीं, जैसे रूह को सुकून दे रहा होता है ना बंदा अपने आप को, वो चीज़ फील होती है। क्या कहने जी, क्या कहने। आप खुद तो जाती ही हैं, अब तो साथ में आपने अपना एक ग्रुप भी बना लिया है। अब कितने नए जो फीमेल बाइक राइडर हैं उनको अपने ग्रुप में आप इंगेज कर चुकी हैं? सर मेरा ग्रुप पहले से था। हम लोग तकरीबन 8 साल पहले एक दूसरे से फेसबुक के ज़रिए मिले थे, काफ़ी मतलब 4-5 लड़कियां। फिर वहीं से मिलते मिलते थोड़ा ग्रुप बड़ा हो गया, फिर इस तरह इवेंट्स करते करते बाइक के, तो वो ग्रुप पहले से। अब जो मिली हैं वो, हाँ ये आप कह सकते हैं कि ये टूर के बाद अब मज़ीद बाइकर्स लड़कियाँ मुझे मिल रही हैं बहुत ज़्यादा ऐसे। और वुमेन्स ऑफ व्हील, उसको आप किस तरह देखते हैं लाहौर में, और उस पर आपका क्या किरदार है? सर ये जो ट्रेनिंग दी गई थी, ये हमारे ही ग्रुप की एक बंदी थी, उसने ही ट्रेनिंग दी थी, और फिर उसी के ज़रिए जो लड़कियां सिलेक्ट की गई थी उनको बाइक्स दी गई थी, पिंक बाइक्स जो प्रोवाइड की गई थी पंजाब की तरफ से, वो ये बेसिकली हमारे ही ग्रुप से ये चीज़ स्टार्ट। वैसे जिस तरह का आपका शोबा है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको वैसे सूट तो वैसे कोई गुलाबी कलर ही करता है, ये तो काले कलर की मोटरसाइकिल है। सर ये जो बाइक का कलर है ना, मतलब सुजुकी रेड में भी मिल रही थी, तो उन्होंने कहा था ब्लैक अगर चाहिए तो 2 माह वेट करना। सर मैंने 4 माह वेट करके यही कलर लिया, ये बहुत ग्रेसफुल लगती है। ये कैसा जुनून है, ना गर्मी की परवाह, ना सर्दी का खौफ, धुंध का भी राज होता है जिसमें आप मोटर बाइक्स निकाले जनाब, आप सफ़र पे निकली हुई हैं, रखते सफ़र ऐसा बांधा है कि रास्ते में कोई भी रुकावट हायल हो तो उसका किस तरह मुकाबला करती हैं?
सर मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर लाजमी करूँगी। ये अभी रिसेंट हम लोग गए थे चकवाल वाली साइड पे, अभी मेरे ख्याल में परसों की बात है, तो मैं आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। आप चेक कीजिएगा कि वहाँ पे धुंध इस ज़ात की है और नॉन स्टॉप मैं वहाँ से यहाँ पे लाहौर में आई, रात का सफ़र किया। वो लेपर्ड वाले वीडियोस बड़ी वायरल हो रही है जी, वो लेपर्ड वाले वीडियो के बाद ना मतलब अब्बू ने रात का सफ़र तो बंद कर दिया था, लेकिन ये मजबूरी बन गई थी क्योंकि रास्ते में कहीं रुक नहीं सकती थी, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, फ़ोन पे रब्ता नहीं कर सकती थी क्योंकि वो थोड़ा सेफ नहीं लग रहा था मुझे। तो फिर नॉन स्टॉप मैं वहाँ से यहाँ लाहौर आई और वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ तो मैं खिसकी में हूँ, यहाँ तो वाकई इसकी इलाके ये जो सही वापस आ गई, धुंध में ठुकी नहीं है कहीं पे। सो गाइस, बोल के पाकिस्तान का सफ़र अभी चलता रहेगा, बस यहाँ पे लूँगी एक छोटा सा ब्रेक। कीप वॉचिंग बोल का पाकिस्तान। बोल का पाकिस्तान बढ़ते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अनोखा पाकिस्तान। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी सिस्टर्स बिजनेस वुमेन से, जो ना सिर्फ फूड के बिजनेस में है बल्कि कामयाबी से अपना रेस्टोरेंट भी चला रही हैं। आपने आज से पहले दो बहनों को हमेशा लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात दो ऐसी बहनों से करवाऊंगी जिनमें इतना इत्तेफाक और मोहब्बत है कि उन्होंने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया। खुद अभी स्टूडेंट लाइफ में है, लेकिन साथ साथ एक रेस्टोरेंट भी लेके चल रही हैं। और इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये भी है कि ये दोनों बहनें किसी ऐसे घर में शादी करना चाहती हैं जहाँ पर दोनों भाई हों, ताकि मिलजुल के सारी ज़िंदगी गुजार सकें। इन दोनों बहनों का ये कहना है कि एक दूसरे के बगैर नहीं रहती हैं, साथ खाती हैं, साथ ही पीती हैं, बाहर भी इकट्ठे साथ ही जाती हैं और सारी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारें। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस ख्वाहिश का क्या मकसद है और ये रेस्टोरेंट इतनी कम उम्र में लेके कैसे चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिदा फातिमा। और आपका क्या नाम है? दुआ फातिमा। रिदा, आपकी उम्र कितनी है? 24। माशाल्लाह। और आपकी? 16। अच्छा, एक बड़ा गैप है आप लोगों की एज में, तो इसके बावजूद इतनी अच्छी दोस्ती, मतलब जो छोटी बहनें होती हैं वो लाडली होती हैं और बड़ी बहनों का एक रोब होता है, लेकिन आप दोनों को देख के ऐसा नहीं लगता आपकी छोटी बहन आपसे नहीं डरती हैं, आप भी बहुत फ्रैंक हैं, तो क्या वजह है? ये खुद मुझे डरा के रखती है यार। जब ये पैदा हुई थी ना, ये बहुत छोटी थी, तब मैं अम्मा से ज़्यादा मैंने इसको संभाला, मैं इसकी केयर करती थी, इसका पैम्पर चेंज करती थी सब। तो इस तरह करते करते मुझे पता ही नहीं लगा कब मुझे इतना प्यार हो गया कि अब मैं इसके बगैर अब बिल्कुल नहीं रह सकती। ये जब मतलब बाहर जाती है, कहीं जाते हैं ना, मैं इसे फ़ोन करती हूँ, कहाँ आओ, कब आओगी, जल्दी आओ। मोस्टली हम इकट्ठे ही बाहर होते हैं, ऐसा बहुत कम हुआ है कि हम कभी 2 दिन के लिए एक दूसरे से अलग हुए हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, कभी इन्होंने अपनी बड़ी बहन होने का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, किसी चीज़ से रोका हो कि ये क्यों करी हो, वो क्यों करी हो, कभी डांटा हो या कभी फैमिली गैदरिंग में लाउड हो गई हो, बाद में कह दिया हो यार मैं तो बड़ी हूँ ना, मैं तो कर सकती हूँ? हाँ, करती है कभी कभी ऐसा। क्या किया था इन्होंने, बताओ ज़रा। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो बड़ा आपको स्टोरी याद हो कि यार इसने वाकई यहाँ पे गलत किया था, आज मैं इनकी लड़ाई करवा के जाऊँगी? ये थोड़े दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की। मैं कहती हूँ ना मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना, ये मुझे फ्रेंड्स नहीं जाने देती, कहती है नहीं जाना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, मेरी बात मानो, ये वो फिर मुझे इमोशनल करती है, फिर मैं कहती हूँ हाँ हाँ ठीक है। मुझे जब इसे अपनी बात मनवानी होती है ना, मैं कहती हूँ दुआ तो मेरे साथ ऐसे करोगी, फिर ये फ़ौरन से मेरी बात मान लेती है। अच्छा, कोई ऐसी स्टोरी आप लोगों की जो बहुत आप लोगों को फ़नी लगती है और सोच के आप हंसते हैं और एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं उस पर? मेरी तो फ़नी स्टोरी ये है कि मुझे स्कूल नहीं जाना था तो मैं अपना जूता हमारे घर के पास ना एक नाली थी उसमें गिरा देती थी और अपना बैग भी उधर ही गिरा देती थी ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े, कि जूता गया तो मैं शूज़ के बगैर तो नहीं स्कूल जाऊँगी ना। और एक दफ़ा मेरी मामा ने क्या किया, 2 शूज़ ले आई, अगर अब इसका गिर भी गया दूसरा पहना के भेज दूँगी। मैंने क्या किया, अपना पूरा बैग ही अंदर फेंक दिया ताकि मुझे जाना ही ना पड़े। उसके बाद मामा से मार नहीं पड़ती थी? मेरी मामा होती ना वही भी 2 लगाती मुझे। नहीं पड़ती थी मार, लेकिन मैं कह रही थी खैरत 5 मिनट की मार पड़ जाएगी, बाद में सह लेंगे थोड़ा। फिर मैं पूरा दिन, जितनी देर मुझे होता था कि 12-11 बजे तक मामा छोड़ने जा सकती हैं, 11 बजे तक मैं शरीफ बन के रहती थी, जैसे ही 12 छुट्टी का टाइम करीब आता था मैं निकल जाती थी बाहर और बहुत शरारतें करती थी। अच्छा, आप छोटी हैं, आपने कभी ऐसा किया कि अपने टेस्ट पेपर्स वगैरह इनसे साइन करवाए हो? कॉलेज में उन्होंने कहा कि अपने पेरेंट्स को अपनी मामा को लेकर आना, तो या फ़ोन पे बात करवाएं तो आपने इनकी बात करवा दी मामा बना के? हाँ, ऐसे ही करती हूँ मैं। मामा तो मेरी बुराइयाँ कर करके उधर बताएं सब कुछ, भी मैं इसकी बात करवा देती हूँ। तो आप बचा लेती? हाँ, मैं बचा लेती हूँ। मामा कहती है पढ़ती नहीं है, बुक्स नहीं खोलती। मैं तो कहती हूँ नहीं हमारी बच्ची बहुत अच्छी है, सारा दिन पढ़ती रहती है, ये इसको छुट्टी दे दें, ये वो।
मैं इसको बहुत कॉलेज में भी सपोर्ट कर देती हूँ। अच्छा, आप लोगों की एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश ये भी है कि आप दोनों में जितना इत्तेफाक और मोहब्बत है, माशाल्लाह आप लोग चाहते हैं आप लोगों की शादी एक ही घर में हो, 2 भाइयों के साथ हो जिनमें इसी तरह से मोहब्बत हो, इत्तेफाक हो। भी चलेंगे कज़न भी चलेंगे, लेकिन अगर वो एक घर में ना रहते हुए तो फिर चलो सामने सामने घर में रहती हूँ, इधर से मैं निकल के उधर चली गई, दुआ इधर आ गई, मैं उधर चली गई, ऐसे भी चल जाएगा। तो वैसे इस ख्वाहिश का क्या मकसद है कि सारी ज़िंदगी साथ रहना? ख्वाहिश नहीं है यार, वैसे ही मतलब मुझे सोच के भी होता है कि मैं इसके बगैर कैसे रहूँगी, तो शादी ना भी हुई तो भी चलेगा, तो कवारी रह लोगी। लेकिन वैसे आप बड़ी हो तो 24 साल की हो माशाल्लाह, आपकी पहले शादी होगी, उसकी फिर बाद में शादी होगी, कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं पहले इसको छोड़ के चली जाऊंगी या उसकी भी अपने साथ करवानी है? नहीं, इसको मैं साथ अपने जहेज में साथ लेके जाऊँगी। चली जाओगी जहेज में साथ? हाँ। अच्छा, और अगर सोचो 1 मिनट के लिए 2 भाइयों के साथ शादी हो जाती है, लेकिन उनकी आपस में इतनी ना बनती हो जितनी आप लोगों की आपस में बनती है, तो क्या करोगे? उनको भी अपने जैसा कर लेंगे। कैसे अपना जैसा करोगे? यार ये तो सोचना पड़ेगा। क्या तो शादी नहीं करूँगी? शादी नहीं करनी। पहले लड़के से जब प्रपोजल आएगा तो उनसे पहले बात कर लेंगे कि हम 2 बहनें हैं, हमें ये मसले हैं, ये चीज़ें हमें चाहिए। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं जो चीज़ आपके लिए लेकर आए वो इनके लिए भी लेकर आए, ये भी ज़रा डिटेल में ज़रा डिस्क्राइब करें पूरी बात। क्योंकि जो मैं चीज़ लेके आती हूँ इसने पहन के वैसे ही निकल जाना है, तो मुझे गुस्सा आते रहना है, इसलिए हम हमेशा 2 चीज़ें लेते हैं। और अब मेरे बंदा चीज़ लेकर आएगा तो ज़ाहिर बात है इसके लिए भी लेके आनी पड़ेगी उसको, ज़रूरी। आपकी एनिवर्सरी, आपके लिए गिफ्ट आया साथ, उसके लिए भी आएगा? जी, हर चीज़। ठीक है, साली आधी घर वाली होती है, ये एक्सपेंसिव साली होगी बहुत, इसके लिए तो हर चीज़ 2-2। मेरा एक ड्रेस आया तो दुआ का भी आएगा, वो जब शॉपिंग में जाए उसके माइंड में पहले से ये बात होनी चाहिए कि मैंने 2 चीज़ें लेनी। कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है और बस यूं ही हो जाती है। इसकी एक जिंदा मिसाल दिखाने के लिए आप लोग को लेके चलती हूँ ओकाड़ा, और वहाँ आप लोगों को मिलवाती हूँ किशोर और शहजाद से। आज मैं ओकाड़ा के एक ऐसे गांव में मौजूद हूँ जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत कपल रहता है, और इन कपल की कहानी सुन के आप खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। जो हमारे भाई हैं ये एक ऑफिस बॉय होते थे एक हॉस्पिटल में, और ये जो हमारी बहन है उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हुआ करती थी। हॉस्पिटल में इनकी मुलाकात हुई, ये भाई इनको चाय बना कर दिया करते थे जब ये अपने काम करके पेशेंट्स को चेक करके थक जाती थी। ऐसे इनको एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, और फिर इन्होंने काफ़ी पीरों फ़कीरों के पास जाके दम दरूद पढ़वा के एक दूसरे से शादी कर ली। कहानी पूरी है क्या नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बहन आपका? किश्वर शहजाद अब मेरा नाम है, पहले किश्वर था अभी शहजाद इनका नाम जुड़ गया, अब किश्वर शहजाद है। ठीक है, आप अच्छा माशाल्लाह डॉक्टर हैं? जी बिल्कुल, मैं MBBS डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपने जो है घर वालों का नाम रोशन किया है, लेकिन ये है कि मोहब्बत इनसे हो गई। तो मोहब्बत कैसे हुई? ये हॉस्पिटल में ऑफिस बॉय थे, आपको चाय बना के देते थे, चाय आपको इतनी पसंद आ गई कि आपने कहा चाहना भी इसको ही है? जी बिल्कुल, चाहे मैं पता नहीं इन्होंने क्या मिलाया, मुझे खुद को समझ नहीं आई। तो ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। मेरे मन में ये बात थी कि मैं मतलब इनसे शादी करूँगी, क्योंकि शुरू से मेरे मन में ये नहीं था कि पैसा या फिर बंगला गाड़ी, ये मेरी ख्वाहिश थी कि मतलब जिन्हें मैं चाय वाला सुनूँ, नहीं चाय वाला नहीं, हमसे पर सुनूँ, वो दिल के अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे इनकी सादगी, इनकी पर्सनैलिटी और मतलब बहुत ज़्यादा ये अच्छे लगे हैं, तो बस ये सिलसिला था। और आपने कभी इनको नोटिस किया था कि आपको देखती हैं या आपको पसंद करती होंगी, या आपकी किस्मत ऐसे जागी कि इसी हॉस्पिटल में आपको एक डॉक्टर जो है वो शादी का प्रपोजल दे देगी? जी पहले तो मुझे नहीं लगता था, तो जब इन्होंने नंबर मांगा ना मुझसे, आप अपना नंबर दें, ठीक है ना, कि मुझे प्रॉब्लम होती जब आप नहीं होते तो चाय मैंने मंगवानी होती, ऐसे डायरेक्ट मैं फिर आपको कॉल करूँगी और आप चाय लेके, तब मुझे शक हुआ कि डॉक्टर साहबा को जो है ना वो इनके मन में कुछ है, ठीक है ना। तो मैंने नंबर दे दिया, मुझे भी खुशी हुई क्योंकि एक डॉक्टर है, वो भी इतनी बड़ी डॉक्टर तो नंबर में दे के आ गया। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा, मैं स्टेटस अपने लगाता था और इनको स्टेटस मेरे अक्सर ही पसंद आते थे, ठीक है ना। और इन्होंने मैसेज करना आपको स्टेटस अच्छे हैं, ये वो आप अच्छे हैं। जब इन्होंने कहना स्टेटस तो अच्छे हैं, वो तो बात आती है माइंड में। जब इन्होंने कहना आप अच्छे, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि मैं अच्छा हूँ, ये कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा मेरी बात आके सुने आप रूम में। तो इन्होंने जब रूम में बुलाया तो मैं खड़ा हुआ था, इन्होंने कहा बैठ जाए, तो मैं बैठ गया। इन्होंने कहा मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा जी बोलें। कहती कान खोल लें मेरे जो बात सुननी। तो मैं परेशान को शायद कोई मसला होगा। तो इन्होंने कहा जी मैं आपको पसंद करती हूँ, ठीक है ना। तो 6 महीने गुजर के आप मुझे इग्नोर करते जा रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा तो परेशान हो गया कि मैडम मजाक कर रही है। मैंने कहा मैडम साहब आप क्यों मजाक करती हैं, ठीक है ना। तो मैं इनको अक्सर कभी मैडम कह देता था, कभी डॉक्टर साहबा कह देता था, कभी मैम कह देता था, क्योंकि एक हॉस्पिटल में थे, फिर फ्री होते थे। तो इन्होंने कहा जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं सीरियस हूँ। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा नहीं आप मजाक कर रही हूँ। इन्होंने कहा आपके पास टाइम है, सोचना है 2 दिन।
तो मैंने 2 दिन टाइम ले लिया। 2 दिन के बाद मैं 2 दिन आया ही नहीं हॉस्पिटल। इन्होंने तीसरे दिन कॉल की, कहती आप आ नहीं रहे हैं। मैंने कहा मैम मेरी तबीयत ख़राब होगी। कहती मैं डॉक्टर हूँ, मैं किस लिए हूँ, ठीक है ना, आप आएँ तो मैं आपका इलाज करती हूँ। तो मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह आज ज़रूर आऊँगा। तकरीबन मैंने कहा 10-12 बजे मैं आपके पास आऊँगा। तो मैं गया तो इन्होंने मुझे डायरेक्ट रूम में बुलाया। कहती बुखार किस चीज़ का हुआ है बताना है आपने। मैंने कहा बुखार आपकी बात का हुआ और कौन सा हो सकता है। तो कहती फिर इसका मतलब मैं इनकार समझूँ। मैंने कहा इनकार की बात नहीं, मैं इस बात को ले रहा हूँ, आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं। कहती नहीं आप अपनी फैमिली को कह दे कि मैं आपको पसंद करती हूँ। मैंने कहा मैम कैसे हो सकता है ये कि आप मुझे पसंद करती हैं, मैं एक चाय वाला हूँ, माड़ा सा बंदा हूँ, ठीक है ना, तो गरीब सा, और आप एक अच्छी खासी डॉक्टर हैं। इन्होंने कोई बात नहीं, मैंने घर वालों से बात की। उन्होंने कहा नहीं ये उन्हें उससे तो मजाक करती है, ठीक है, डॉक्टर ऐसे करती हैं, ठीक है। तो डॉक्टर आपको पता डॉक्टर फ्री होती है, वो तो ऐसे कहती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता। मैंने उनको बता दिया। इन्होंने कहा जी मैं अपने घर वालों से बात कर लूँगी। इन्होंने कहा इनकी मम्मी ने अच्छी खासी इनकी क्लास लगा दी। उन्होंने कहा इतना बढ़ाया आपको, ठीक है ना, इतना लिखाया, इतनी बड़ी बड़ी फीसें भरी, डॉक्टर बनाया, और आप हमारा जवाई जो होगा वो आप चाय वाला होगा। तो इन्होंने कहा जी मैं तो यही चाहती हूँ, ठीक है ना। तो ये बात ख़त्म हो गई। 1 महीना इन्होंने मेरे साथ बात ऐसी नहीं की शादी वाली। फिर इन्होंने कहा नहीं ये तो बात ख़त्म हो रही, ख़त्म नहीं मैं करना चाहती, मैं चाहती हूँ शादी हो। इन्होंने दोबारा अपनी सिस्टर से बात की, और फिर सिस्टर ने वालदा से बात की। ऐसे बात चलती चलती उन्होंने कहा ठीक है लड़के से मुलाकात कराएं। वो मेरे घर आए यहाँ पे, जैसे घर है तो उन्होंने कहा लड़का अच्छा है, बैकग्राउंड जो है ना वो ठीक है। तो मैंने कहा जैसे भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ तो आप लोग देख लें। उन्होंने कहा ठीक है बताते हैं। उन्होंने एक 2 दिन का टाइम लिया तो उन्होंने बता दिया हमें कबूल है, ठीक है ना, कर लें, क्योंकि हमारी लड़की जो अब पसंद करती है। अच्छा आपकी स्टोरी में सुना है कि आप लोग बड़ा पीरों फ़कीरों के पास भी गए हैं इस शादी को मुमकिन बनाने के लिए, आप लोग उनको भी बड़े पैसे दिए, तो ये क्या मौज है? ये मतलब बात नहीं है, हमारे जो घर वाले जो है ना वो इस बात पर एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये हो जाए। फिर इन्होंने कहा एक ही है कि आप पीर फ़कीरों के पास जाते हैं, हो सकता है काम बन जाए। इन्होंने एक बकरा भी दिया फिर एक पीर को, लेकिन जो फिर अल्लाह ने सुन ली इनकी। लेकिन बहुत पीरों फ़कीरों के पास गए हैं ये, और पता नहीं किसका जादू चल गया ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। अल्लाह की तरफ से ये सब कुछ होना था जो हो गया। कितने पैसे अभी तक लगा चुके हैं पीरों फ़कीरों पे जो आपको मिलते थे? मैंने ज़्यादा तो नहीं, मैंने ना 2 पीरों से बात की थी। एक को तो मैंने 10,000 दे दिया था, तो लेकिन वो तब माइंड ऐसा था कि बस मोहब्बत थी, मैं चाहता था भैया अब मिल जाए मुझे, क्योंकि बात ज़िद में आ गई थी। तो मैंने एक पीर को 10,000 दिया, एक से मेरी बात हो रही थी, लेकिन जब मैंने 10,000 दिया ना उसने 15 दिन का टाइम लिया। 15 दिन में आपको बिना उसके घर वाले मान जाएंगे। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने 10,000 दिया। उसने ये भी साथ कह दिया कि अगर ना काम हुआ तो मैं आपके पैसे वापस दे दूंगा। तो आपने जाके पीर को क्या कहा था कि मैं एक लड़की मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन ससुराल वाले नहीं मान रहे, तो कुछ ऐसा कर दें कि ससुराल वाले कदमों में आ जाए? जी बिल्कुल मैं यही चाहता था, लेकिन अब मैं जब शादी होगी ये तो अल्लाह की तरफ से हुआ है। पीर फ़कीर ये सब झूठ है, ठीक है ना। अब शादी, अब हमें पता चला ये सब कुछ झूठ, हम ऐसे ही करते थे, लेकिन अब हम कहते नहीं पीरों के पास जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपकी अपनी होगी, अब कोई और ना जाए। आप कोई और ना जाए नहीं, लेकिन अब मैं पहले मानता था अपनी पीरों को मानता। यहाँ पे खत्म होता है हमारा अनोखे पाकिस्तान का सेगमेंट। मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बोल का पाकिस्तान, और अब आ गई है बारी हम सबके फेवरेट सेगमेंट की, जिसका नाम है जायका पाकिस्तान। आज की पहली स्टोरी में मैं आपको लेके चलती हूँ जिंदा दिलों के शहर लाहौर, और वहाँ टेस्ट करवाती हूँ मजेदार गिराटो जलेबी। आज हम मौजूद हैं गिराटो जलेबी अल्लाहू गोल चक्कर जौहर टाउन पर, और यहाँ की जलेबी 1953 से बहुत ही फेमस है और लोग बहुत दीवानों की तरह जलेबियाँ खाते हैं। और यहाँ के प्राइसेस क्या है, किस तरह से बनाई जाती है, यहाँ सिर्फ आपको जलेबी ही नहीं बल्कि समोसे, पकोड़े और इसके साथ साथ नमक पारे भी मिलेंगे, जो कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर के लोग भी ये सब चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, मजीद जानते हैं। नाज़रीन, गिराटो जलेबी के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार जलेबियों में ऐसा क्या जादू है कि लोग दूर दूर से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं कि जलेबी स्टार्ट कब की थी और किसने की थी? ये 1953 में मेरे वालिद साहब ने सरगोदा से स्टार्ट की थी, ब्लॉक नंबर 2 से, मछली वाली गली से। तो तब वालिद साहब ही बनाते थे या आपकी वालदा ने सपोर्ट किया, वो घर पे बनाती थी रेसिपी?
बड़े भाई बनाते थे। बड़े भाई बनाते थे। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जब लाहौर आए तो लाहौरियों का क्या रिस्पांस था इस जलेबी के बारे में? बहुत अच्छा और हाँ। तो सर अभी ये मसाला वगैरह कौन बनाता है? मसाला वगैरह तकरीबन जो 8वीं तरमीम 17वीं 17वीं सारी मेरे पास है, तो बाकी बंदे करते रहते हैं। जो भी करता है वो मेरे दिमाग के अंदर है कि मतलब है एक टेक्निक है ना, एक मतलब है मुझे दूर से नज़र आ जाता है ऐसे 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 करते सारे बंदे ही करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि जो जलेबी है, वैसे तो हर गली में बाजार में जलेबी मिलती है, मगर आपकी जलेबी डिफरेंट क्यों है? मेरे जो वालिद साहब थे वो बहुत अल्लाह वाले लोग थे, बहुत परहेजगार। अगर आज के दौर में होते अल्लाह को प्यारे हो गए, वो आज के दौर के औलिया अल्लाह थे, तो उन्हीं की बरकतों हैं ये बड़े नेक लोग थे। अच्छा, तो इसके अलावा सर समोसा बताएंगे कि समोसे में ऐसी क्या खास बात है? मैं कहता हूँ ऐसा लगे कर मैं कुछ भी बना लूँ, जो भी बना लूँ, इससे हट के बना लूँ तो दुनिया कहती है क्या बात है, आपके हाथ में क्या बात है। तो सर बनाया क्या क्या अभी तक, यहाँ पर क्या क्या मिलता साथ? यहाँ पे समोसे हैं, पकोड़े हैं, नमक पारे हैं, जलेबी है, अचार है। सर सर्दियों में तो सर्दी की ठंडी शामों में आपकी जलेबी पकोड़े समोसे खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। मुझे ये बताएं गर्मियों में भी यही काम चलता है? मैं 12 महीने यही काम करता हूँ, बल्कि रमज़ान शरीफ में कचौरी बना लेता हूँ। लोग कहते हैं कचौरी की क्या बात है, बस अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम है। जब वो कहते नहीं जैसी नीयत वैसी मुराद, उसमें मेरी दिलचस्पी ये होती है यार ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये ऐसे कर लो। सर मुझे बताएंगे जलेबी किस तरह किलो दे रहे हैं? 440। समोसा 30 का। और पकोड़े? पकोड़े 360 रुपये किलो। नमक पारे? वो सेम रेट। सर मुझे ये बताएं कि हर बाजार में, हर मशहूर बाजार में गराटो जलेबी देखने को मिलता है, तो आपकी कौन सी ब्रांचें हैं, क्या वो आपकी ही ब्रांच है? मेरे लाहौर में 2 पॉइंट है। एक ये जिस जगह से आप हम बैठे इस वक्त बात कर रहे हैं, अल्लाह गोल चक्कर जो होटोन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है डिफेंस मोड वाल्टन रोड पे, तो उधर बेटा बैठता है, इधर मैं बैठता हूँ। सर सबसे पुराना कस्टमर कितना अरसा पुराना आ रहा है? मैंने जब से भी काम शुरू किया लाहौर में तकरीबन 12, 13, 14 साल हो गए। मेरा ख्याल है हर बंदा आकर कहता है यार मैं आपका पहला कस्टमर था, मैं सेंटर पॉइंट गुलबर्ग प्लाट पे आपसे जलेबी ले आ करता था। तो बस एक मोहब्बत है, चाहत है, तो बाकी तो मेन अल्लाह का करम है, बाकी क्या। तो सर क्या इसे जलेबी को कोई पैक शेक करवा के लेके जाते हैं सौगात के तौर पर? ये अभी आपने वो मेरा ख्याल है अपने मुल्क का कोई कोना, कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ जलेबी नहीं जाती, और मैं कहता पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे जलेबी नहीं जाती। बेहतरीन, मतलब कि गराटो जलेबियाँ की धूम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में भी ये सस्ती जलेबी महंगे ममालिक में जाती है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद आपको दिखाते हैं। क्या लेने आई है मैम? जलेबी। क्या खास बात है? सर्दी के मौसम में, और जब आपने कोई ऐसी नमकीन चीज़ खाई हो जैसे फिश है, उसके बाद जरूर दिल चाहता है थोड़ी सारी जलेबी खाने को। अच्छा जलेबी को अगर डिस्क्राइब करूँ तो जलेबी का नाम सुनते ही 2 चीज़ें माइंड में आती हैं, मीठी होगी और मतलब कि गर्म होगी। यहाँ की जलेबी में क्या फ़र्क है? हर जगह से मिलती है। क्रिस्पी भी होगी। क्रिस्पी भी होगी, यहाँ की जलेबी क्रिस्पी भी है। क्रिस्पी भी होगी, मीठी होगी, गरम भी होगी और क्रिस्पी होगी। और जब तक क्रिस्पी ना हो नरम जलेबी का मजा नहीं है। गिराटो जलेबी देखे तो आप लोग घूम ही गए होंगे, तो मैं भी आती हूँ घूमकर और यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। पोल का पाकिस्तान। लाहौर के बाद मैं आपको लेके चलती हूँ अपने शहर कराची और टेस्ट करवाती हूँ चोको मिल्क शेक। जनाब आपने केले का शेक, आम का शेक, चीकू का शेक पिया होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे शेक्स पिए होंगे, लेकिन जिस शॉप पे आज मैं मौजूद हूँ इनका चैलेंज है पूरे पाकिस्तान को कि ऐसे शेक आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये शेक इन्होंने अपने हाथ से बनाए, ये फ्लेवर्स इन्होंने अपनी सोच से बनाए, और हम इन्हीं से जानते हैं
कि भाई इनके हाथ में ऐसा क्या जादू आ गया कि इन्होंने ऐसे फ्लेवर्स बनाए जो कि सिर्फ कराची में नहीं, रावलपिंडी में नहीं, इस्लामाबाद में नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इन्हीं के हाथ में। तो जल्दी से इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? यार मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आई एम गुड, ऑल गुड। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बड़ा ज़बरदस्त सा ये फूड गिफ्ट किया। अच्छा तैयब भाई, मुझे ये बताएं कि आपके हाथ में ऐसा क्या जादू आ गया और वो कौन से फ्लेवर्स हैं जो आप दावा कर रहे हैं कि भाई पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आपके पास हैं? जी, मैं अपने आइसक्रीम शेक्स का दावा कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह के आइसक्रीम शेक्स नहीं होंगे, क्योंकि ये हमने खुद ही इसकी R&D घर पे करी है। हम दोनों दोस्तों ने, बचपन के हम दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया, तो हम घर पे खुद ही R&D करते थे, तो इसकी मेकिंग करते। तो मेरा ये मानना है कि हमने जैसे रेसिपीज़ बनाई हैं ये काफ़ी हट के हैं बाकियों से। अच्छा वो मुझे आप बताएं, क्या नाम है उन फ्लेवर्स के, वो कौन से शेक्स हैं जो सिर्फ आपके पास हैं और आपने खुद अपने हाथ से बनाए? जी, उसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा हेज़ल क्रीम हो गया, एप्पल मैप्पल हो गया, बिग बैंग ब्राउनी, ओरियो। ये है कि बाकी में भी मिल जाएंगे बिग बैंग ओरियो तो। और वैसे जो मेरे स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल जो हैं वो हैं द बीस्ट चॉकलेट, द बीस्ट वनीला, फीस शेक हो गया, और ये हेज़ल क्रीम और एप्पल मैप्पल, थ्रिलिंग फेंटी, ये काफ़ी यूनिक है, ये हमने खुद। यानी कि 3 फ्लेवर्स ऐसे हैं जो कि आपने अपने हाथ से बनाए? जी, द बीस्ट चॉकलेट, द बीस्ट वनीला और फीस शेक। इन तीनों में से सबसे ज़बरदस्त कौन सा फ्लेवर है? आप वैसे तो ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं, इसमें मैं कैटेगराइज कैसे करूँगी, मतलब कि सबसे बेस्ट कौन सा? मैं ये कहूँगा तीनों फ्लेवर्स इतने अच्छे हैं, कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि एक वो कौन सा है जो कि बेस्ट है। ये इस पर मैं इस 3 को तो मैं बेस्ट कह सकता हूँ, इसमें किसी एक को मैं नहीं बोल सकता कि ये बेस्ट है। ओके, अच्छा भाई, लाइक खाने पीने में कोई चीज़ लेकर आना फ्लेवर्स के हिसाब से वो बड़ी मुनफरिद होती है, बड़ी अलग होती है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि यार ये वाले 3 फ्लेवर्स मैं लेकर आऊँगा मार्केट के अंदर और ये ऐसे ऐसे होंगे? मुझे ये इस वजह से ख्याल आया कि एक तो हम प्राइस बहुत मैटर करती है। मैंने सोचा मैं 230 में इतने अच्छे शेक्स कैसे लाऊँ, तो उसमें मुझे कॉस्टिंग निकालने में बहुत इशू होते थे। मैं सोचा मैं बना के ट्राई करूँ। मुझे लगा हाँ ये मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे कि मुझे बैठा है कि मैं ये इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, तो फिर मैंने सोचा ये मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो जो आपका सबसे महंगा शेक है वो 230 रुपये? जी, 230 का सबसे महंगा है। और सबसे सस्ता? सबसे सस्ता मैं आइसक्रीम शेक्स में बताऊँ आपको या मिल्क शेक्स में? सारे बताएं। सारे। सबसे सस्ता तो 100 से बनाना शेक स्टार्ट होता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्रांड मतलब ऐसे 100 का बनाना शेक दे रहा होगा। तो मुझे बताएं कि आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर बहुत सारे बिजनेस हैं, लोग करते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपके दिमाग में ये चीज़ क्यों आई कि यार मुझे जो है लाइक ये काम करना चाहिए, ये वाले फ्लेवर्स लेकर आने चाहिए, शेक्स बनाने चाहिए, ये बताइए। बेसिकली मैं स्टूडेंट भी हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, तो मुझे शुरू से था कि मुझे ना जॉब नहीं करनी, मुझे अपना कारोबार ही स्टार्ट करना। तो मैं सोचा अपने दोस्त के साथ, मेरा बचपन का दोस्त, हम दोनों ने मिलकर किया। तो हम सोचते थे चाय के होटल पे बैठ के कि यार बिज़नेस खोलना है। हमेशा ये होता है ना कि यार सोचते हैं, मतलब स्टेप नहीं लेते, मगर एक दिन सोचा यार स्टेप लेते हैं। ऊपर से कुकिंग का शौक़ था, घर पे भी थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेते हैं, तो इस वजह से हमने सोचा हम ना शेक्स, मतलब ना जूसेस का यहाँ पे कंपटीशन भी कम था और हमें भी मेकिंग वगैरह का शौक़ था। हमने सोचा इस नाज़िमाबाद 4 नंबर पे हम एक स्टार्टअप लेते हैं, बनाते हैं कुछ। तो शेक एंड फ्लेक्स इनकी लाइक ये शॉप का नाम है और नाज़िमाबाद 4 नंबर पर ये होते हैं। आप आइए, इनका शेक टेस्ट करें और जायका कैसा होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब आप लोग आए तो आप लोग रिव्यू कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जो यहाँ पर लोग आएंगे हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको यहाँ का शेक कैसे लगा। अच्छा, आप हमें कौन सा शेक पिला रहे हैं बताइए। आपको मैं पिलाऊंगा हेज़ल क्रीम पिलाऊंगा, और द बीस्ट चॉकलेट, द बीस्ट वनीला, और लास्ट फीस शेक। चलिए जी भाई, ये हमें तैयब भाई ज़रा एक मज़े की चीज़ पिलाने वाले हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो ज़रा हम भी इंजॉय करेंगे और देखेंगे अंदर का लाइक इनका क्या सिस्टम है, अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और सफाई भी आपको दिखाएंगे अंदर की किस तरह बनता है, वो प्रोसेस दिखाएंगे। तो फिर आ जाएं। वेल जनाब, तो इस वक्त हमारे पास एक फैमिली भी मौजूद है और इन्होंने अभी अभी अपना ऑर्डर लिया है। ऑर्डर आंटी के पास है, इनसे पता करते हैं कि इनको ये फ्लेवर कैसा लगता है और कितने अरसे से ये यहाँ पर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। लोग सर्दियों में सूप पीते हैं, लोग सर्दियों में मछली खाते हैं, और आप ये ठंडा ठंडा फ्लेवर क्यों? बस इतनी क्रेविंग होती है यहाँ आने के बाद, मतलब वी वांट टू कम अगेन एंड अगेन। बहुत मज़ा आता है और यहाँ के बहुत ऑसम शेक्स हैं, और जो मेरा बेस्ट फ्लेवर है ना विकेट वनीला है कोल्ड कॉफ़ी के अंदर। आप ज़रूर ट्राई करें, इट्स सो यम।
और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो हम यहाँ आते रहते हैं, यहाँ करीब में रहते हैं, दैट इज़ वाई एंड वी लव टू कम ओवर हियर। और इसके अलावा बिग बैंग ब्राउनी इज़ जस्ट अ परफेक्ट चॉइस। जरूर। थैंक यू सो मच। कराची में कड़क सर्दी है और कड़क सर्दी में दो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पता करते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और जो इन्होंने फ्लेवर लिया है शेक एंड फ्लेक्स का, वो कौन सा फ्लेवर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुनिया बाहर घूम रही है, सूप पी रही है, गर्म चीज़ें खा रही है, आप इतनी सर्दी में बैठ गए यहाँ पे क्या पी रहे हैं? कॉफ़ी पी रहे हैं, पी रहे हैं। कौन सा फ्लेवर है ये? अच्छा, यहाँ पर आप आते रहते हैं? नहीं, अभी यूजुअल हम यहाँ से गुजर रहे थे तो इन्होंने बोला कि टेस्ट करते हैं, एक्सपीरियंस। इसका जायका चेक किया? या कैसा जायका? अच्छा जायका, एक्सपीरियंस। क्या रिव्यू क्या है इसका, ये बताइए। यही है कि आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो हमें तो अच्छा लगा है, और फर्स्ट टाइम ही हमने ऐसा फ्लेवर ट्राई किया तो मुझे तो मतलब ज़ाहिरी तौर पर मुझे अच्छा लगा। ये कॉफ़ी कैसी लगी आपको? अच्छी है, मज़े की है। क्या मज़े का इसमें? फर्स्ट टाइम पी रहे थे वाली कॉफ़ी, इस वाली पी नहीं हमने, कैपेचिनो वगैरह पिए, हॉट कॉफ़ी पिए, लेकिन ये जो इन्होंने हमें उनसे पूछा है कि उनकी कौन सी स्पेशल है तो उन्होंने बताया तो हमें वो काफ़ी अच्छी लगी है वाली कॉफ़ी। तो आप इसका क्या रिव्यू देंगे, क्योंकि आपने आई थिंक जायका तो चेक कर लिया है? नहीं, अच्छी है, तो कॉफ़ी अच्छी है। आपसे भी यही है कि आप लोग सब आए पिए। हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे शॉप है। हमने यहाँ पे पहले आना था जूस वूस के लिए ट्राई करना था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। इस दफ़ा आए तो हमने कॉफ़ी अच्छी लगी। वेल जनाब, तो ये दोनों दोस्त, दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इन लोगों ने इस कारोबार का इनिशिएट लिया। और ये वाले भाई से तो हमारी बात हो गई थी, भाई हमने आपसे बहुत सारी बातें कर ली, तो अब आप ज़रा बाहर आ जाएं। थैंक यू सो मच। और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहीद है। यार वहीद, मुझे एक बात बताओ कि आपके वो वाले दोस्त से तो हमारी बात हो गई है, तो आपने इस शॉप का नाम शेक एंड फ्लेक्स क्यों रखा, पहले ये बताइए। बेसिकली इसकी जो हिस्ट्री है वो ऐसे हम कह सकते हैं कि मुझे और मेरा जो दोस्त है, हम जो पार्टनर हैं, हम लोग को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था। और इससे पहले यानी कि टोले शोले बनाने का शौक? बिल्कुल ऐसा ही। और ये खोलने से पहले भी हम लोग काफ़ी फोकस है जिम में, और सडनली फिर हमारा प्लान बना कि यार क्यों ना हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करें। अच्छा, ये बताएं कि आप हमें कौन सा वाला फ्लेवर बना के पिला रहे हैं? जैसे कि मेरे जो पार्टनर है उसने आपको रिकमेंड किया कि फीस शेक और द बीच चॉकलेट, तो आप मुझे बताएं इन दोनों में से आप कौन सा पीना पसंद करेंगे? एक फीस्ट है और एक बीस सा और एक वनीला बीस्ट भी है। अच्छा वाला कौन सा? अब आप ये बताएं, आप चॉकलेट पीना चाहेंगे या वनीला में पीना चाहेंगे? चॉकलेट में। चॉकलेट में तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा द बीस्ट चॉकलेट आप ट्राई करें। चलो भाई, अब हम पीने वाले कौन सा? द बीस्ट चॉकलेट। द बीस्ट चॉकलेट। मजेदार स्टोरीज के साथ आज की एपिसोड होती है यहाँ पर खत्म। मिलने आऊंगी अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। जुड़े रहिए हमारे शो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।